Hi everyone, welcome to all of you on this Achievers Academy चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपना प्रैक्टिस क्वेश्चंस को HSC TGT साइंस स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के लिए। केमिस्ट्री के सेक्शन को मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ आपके लिए। तो आज 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, टू सब्सटेंसेस A एंड B रिएक्ट टू फॉर्म C। तो दो सब्सटेंस हैं A और B, उनको जब रिएक्ट कर रही हैं तो आपका एक नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए एंड बी आर एलिमेंट्स वेयर एज सी में बी एलिमेंट और कंपाउंड। ए बी सी आर ऑल एलिमेंट्स, ए एंड बी आर एलिमेंट्स ओनली वेयर सी इज ए कंपाउंड। ए एंड बी में बी एलिमेंट और ए कंपाउंड और सी इज ए कंपाउंड। तो देखो, जैसे कि ए है, जब बी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सी बना रहा है। अब हो ये सकता है कि ये दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, इनमें से कोई एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकता है, बट सी तो कन्फर्म है कि कंपाउंड ही बनेगा, बिकॉज जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ कंपाउंड मिलेगा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी है। ए एंड बी मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो रिएक्टेंट हैं वो तो आपके एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं, बट सी सिर्फ आपका क्या होगा? कंपाउंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ओनली, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड, मतलब कंपाउंड को हम अलग अलग से उसके फिजिकल मेथड से एलिमेंट्स में नहीं बना सकते, ये भी बिल्कुल सही है। ए कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो जो आपका कंपाउंड है वो रिटेन करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, तो ये स्टेटमेंट गलत है, रिटेन नहीं करता है आपका। ठीक है, तो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको बताना है सिर्फ कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इस केस में हमारा जो सी ओनली है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, डी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट? तो सोडियम कार्बोनेट के लिए सिंपल है, Na2CO3 इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस? अब हमें पता है नाइट्रोजन गैस N2, और N2 के लिए जो मोलिकुलर मास होता है वो 28 ग्राम होता है। मतलब कि 1 मोल N2 के लिए जो आपका मास है वो 28 ग्राम है। अगर हम 0.5 मोल की बात करें तो 28 डिवाइड बाय 0.5, मतलब 28 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो यहाँ क्या कर देंगे हम? 28 मल्टीप्लाई बाय 0.5। इन दिस केस आपका यहाँ रख लो 28 इंटू 0.5, इट बिकम्स 14 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी, 14 ग्राम। नेक्स्ट है, ए बाइवेलेंट मेटल एक्स हैज एन इक्विवेलेंट वेट ऑफ 32, मोलिकुलर मास ऑफ द नाइट्रेट सोल्ट ऑफ द मेटल एक्स वुड बी। तो यहां देखिएगा कि बाइवेलेंट मेटल है। बाइवेलेंट का मतलब कोई भी मेटल है जिस पर +2 का चार्ज है, और उसके लिए इक्विवेलेंट वेट 32 है। तो अगर उसके लिए मोलिकुलर वेट निकालें तो 64 हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर की उसकी वैलेंसी कितनी है, जिसको हम वैलेंसी भी बोल देते हैं सिंपल टर्म्स में। तो यहाँ पर बाई वैलेंट है तो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2। तो वेन एवर वी नीड टू फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू 2। तो कितना आ जाएगा? 32 इंटू 2 इज 64। तो 64 आ गया मोलिकुलर वेट। अब 64 मोलिकुलर वेट है, और इसके साथ ही क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रेट सोल्ट। अब अगर कोई भी मेटल आपकी बाईवेलेंट है तो वहां पर हमारा मेटल नाइट्रेट में MnO3
ट्वाइस, ऐसा कुछ मेटल नाइट्रेट बनाएगा वो, ऐसा कुछ मेटल नाइट्रेट बनाएगा। यहां पर अब मेटल का तो 64 हो गया, अब नाइट्रोजन के लिए कितना होगा? नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है तो हमारा 28 हो गया, और 6 ऑक्सीजन हैं तो 6 ऑक्सीजन के लिए 96 हो गया। तो ये ओवरऑल कितना आया? ये ओवरऑल हमारा 64, 28, 96, 8 एंड 18। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1188। तो इसको मैं जैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मोलिकुलर वेट 64 को हम क्या बोलते हैं? कॉपर। ये कॉपर के लिए है। तो जो ये फॉर्मूले, जिस फॉर्मूले की ये बात कर रहा है वो कॉपर नाइट्रेट है आपका। दिस इज कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी, रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेस। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? Al2O3। तो हमारा जो Al2O3 है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे कौन कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। उसमें Al2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज? अगर इसमें हम बात करें कि कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, तो भाई मैग्नीशियम प्लस O2 की रिएक्शन करवा रहे हो तो कोई ना कोई केमिकल चेंज तो होगा। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर स्पून, दिस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन करके H2 प्लस O2, दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। सब्लिमेशन प्रोसेस कभी केमिकल चेंज नहीं होता। सब्लिमेशन प्रोसेस आपका फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे I2 सॉलिड is converting into I2 गैस, तो दिस प्रोसेस इज ए सब्लिमेशन प्रोसेस। जहां सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज हो गया, फिजिकल स्टेट का चेंज हुआ सॉलिड से गैस में, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ आपका। ठीक है, कोई रिएक्शन केमिकली कुछ अलग कंपाउंड नहीं बना। I2 remains as I2 only, just the state change from solid to gas. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? H2S Cl2 2HCl सल्फर। तो यहां देखो ध्यान से कि H2S प्लस Cl2, और आपका यहाँ रिएक्शन गिवन है 2HCl प्लस सल्फर। तो जो हमारा यहाँ सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, क्लोरीन का 0 है, क्लोरीन का -1 है, और यहाँ सल्फर का 0। तो आप खुद देखो, सल्फर -2 से कहाँ चला गया? 0 के अंदर, मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। तो यहाँ क्या हो रहा है? हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और Cl2 0 से -1 के अंदर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ क्या हो गया? रिडक्शन हो गया आपका। ठीक है, अब पहचानो ऑप्शन में कि H2S इज ऑक्सीडाइज, H2S हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, एंड Cl2 इज रिड्यूस। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका यही, कि Cl2 ने इलेक्ट्रॉन गेन करके HCl बनाया तो वो उसका रिडक्शन हो गया है, और H2S का ऑक्सीडेशन हो गया। H2S इज रिड्यूस, ये उल्टा लिख दिया, गलत है। डबल डिस्प्लेसमेंट भी रोंग है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो रोंग। तो जो सबसे ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर है, वो ए है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। उसके बाद नाइन्थ देखिए, नाइन्थ में हमारा क्या है? ये भी बार बार पूछ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथडोलॉजी शुड बी अडोप्टिंग फॉर डाइल्यूटिंग एसिड्स? अब एसिड्स को डाइल्यूट करने के लिए कौन सी मेथडोलॉजी को अडोप्ट करेंगे? एसिड शुड बी एडेड टू वाटर स्लोली। तो भाई एसिड को पानी में स्लो तरीके से ऐड करना है, बिल्कुल सही है। मतलब कि बेसिकली क्या है कि जैसे नीचे आपके पास वाटर होगा, और ऊपर आप एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड करोगे, ड्रॉप वाइज, ड्रॉप वाइज आप ऐड करोगे।
तो एसिड शुड बी एडिड टू वाटर स्लोली, वाटर शुड बी एडिड टू एसिड, ये गलत है कि भाई एसिड के अंदर पानी ऐड नहीं करना, अदरवाइज ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ग्लास फ्लास्क के ब्लास्ट होने के चांसेस भी होते हैं। वाटर एंड एसिड शुड बी मिक्स्ड साइमल्टेनियसली, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड एल्कोहल शुड बी एडिड टू एसिड बिफोर एडिंग वाटर टू इट, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए, नाइन्थ के लिए ए। टेंथ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ आपके पास सब्सटेंसेस दिए हैं और उसका पीएच वैल्यू दिया है और नीचे स्टेटमेंट है और फिर उसके ऑप्शन है। तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट्स को ही पढ़ो। ए इज मोर एसिडिक देन सी, देखो जिसका पीएच जितना लो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। लो पीएच मोर एसिडिक, हाई पीएच मोर बेसिक। यहां देखिएगा ए इज मोर एसिडिक देन सी, तो ए हमारा है 1.5 और सी है 4.5। तो क्या ए ज्यादा एसिडिक है सी से? बिल्कुल सही है, क्योंकि ए का पीएच कम है, जितना कम रहेगा एसिडिटी उतनी ज्यादा रहेगा, तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी इज मोर बेसिक देन डी, बी के लिए 7.2 है, डी के लिए 12.5 है, तो ये बोल रहा है बी ज्यादा बेसिक है डी से, गलत है, क्योंकि डी का पीएच 12.5 है तो 12.5 इज मोर बेसिक, तो बी इज मोर बेसिक देन डी, गलत है। डी इज द मोस्ट बेसिक सब्सटेंस, तो इन सब में जो हाईएस्ट पीएच है वो 12.5 है डी के लिए, तो ये मोस्ट बेसिक है, बिल्कुल सही है। सी इज मोर बेसिक देन ई, तो सी हमारा 4.5 है और ई 9.2 है, तो भाई ई ज्यादा बेसिक हुआ, सी थोड़ी ना हुआ, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है आपकी, यहाँ बताना है कि कौन सी करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो आपका आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या है? ए करेक्ट आंसर है। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसको बोलते हैं जहां सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात करोगे तो इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 है, यहाँ 11 है, यहाँ आपके 19 है, गलत। अब इसमें देखो S2 माइनस, अब S2 माइनस के पास कितना हो गई? 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दो एक्स्ट्रा आ गए -2 से। क्लोरीन -1 इज ऑल्सो 18 एंड आर्गन इज ऑल्सो 18, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। आर्गन के पास 18 है, पोटेशियम प्लस के पास 18 है, बट कैल्शियम प्लस के पास 18 नहीं होंगे, कैल्शियम 2 प्लस होता तो 18 होते, तो सी गलत हो गया और ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा है 11 के लिए बी। 12 नंबर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लाइमस्टोन डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव क्विक लाइम। देखो तो जो लाइमस्टोन होता है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कभी कभी कि लाइमस्टोन, सिलेक्ट लाइम, क्विक लाइम, बट ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नाम से या फिर रिएक्शन से आ जाता है। तो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज करेंगे क्विक लाइम बनेगा, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसके लिए जो ओरिजिनल रिएक्शन हमारे पास है वो हमारा रहता है कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ठीक है नहीं? तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, जिसको हम क्विकलाइम बोलेंगे, प्लस CO2 गैस के अंदर क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देन अनदर इज थर्ड, क्वेश्चन 13। अब 13 में क्या है? आइडेंटिफाई द मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद वाटर। तो यहाँ बोल रहा है कि रिएक्ट वोलेंटली विद कोल्ड वाटर, तो वोलेंटली विद कोल्ड वाटर दो मेटल से जो रिएक्ट करती हैं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है जी, सोडियम और पोटेशियम। तो इसके अगर हेल्प से हम काटें तो आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि डी में तो स्टार्टिंग में मैग्नीशियम है, बाकी ए बी सी में फर्स्ट ऑप्शन सोडियम पोटेशियम का है। फ्लोट्स ऑन वाटर ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो आपका कैल्शियम मेटल है वो फ्लोट करता है, तो इस केस में हमारा, अगर मैं
सोडियम लूँ तो उसके बाद मैग्नीशियम आ रहा है, तो ये गलत हो गया सी। तो यहाँ पोटेशियम के बाद सोडियम भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया आपका, बी आ गया। ठीक है, क्योंकि ओनली कैल्शियम फ्लोटिंग करता है पानी पर। उसके बाद देखो रिएक्ट विद हॉट वाटर, तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। स्टीम के साथ एल्यूमिनियम, देन डज नॉट रिएक्ट एट ऑल इज कॉपर, अनरिएक्टिव मेटल कॉपर है। तो ये सब फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हो गए। आंसर करेक्ट क्या आ गया, बी आ गया। 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होता है जो बेसिकली स्मेल के साथ इंडिकेट करे कि भाई अब एक सॉल्यूशन के अंदर डाला तो स्मेल चेंज हो गया, दूसरे के अंदर डाला तो स्मेल चेंज हो गया। तो वो इसेंस भी बोल देते हैं इसको हम। तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वेनिला एसेंस। तो दिस इज द 14 के लिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इथीन। अब इथीन कौन प्रोड्यूस करेगा, तो देखो ये जो बी ऑप्शन है इसमें इथीन प्रोड्यूस होगा कैसे, इसका मैं मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। CH3 CH2OH, एंड यहाँ हमारा क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 में से जो आपका H प्लस है वो इस लोन पेयर के साथ प्रोटोनेट होगा, और यहाँ CH3 CH2OH2 प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से पानी लीव करेगा। अब पानी लीव करेगा तो यहाँ बनेगा CH3CH2 प्लस, और जो H प्लस के साथ उसका काउंटर आयन होता है HSO4 माइनस, वो यहाँ से प्रोटॉन लेके क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा क्या बन गया, इथीन। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फॉर दिस स्पेसिफिक रिएक्शन। तो 15 के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया बी आपका। ठीक है जी, तो 15th के लिए करेक्ट आंसर बी। 16th देखिएगा। अब 16th में क्या है, द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो फंक्शनल ग्रुप देखो ये कौन सा है, दिस इज एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कैसा है, एल्डिहाइड। और जैसे ये वाला होता है ना सी डबल बॉन्ड OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के लिए जो नाम है उसके पीछे क्या लगता है, AL, अल। तो इसमें देखो 3 कार्बन हैं, 1 2 3। तो प्रोपेनोल नहीं होगा क्योंकि नोल इज फॉर एल्कोहल। प्रोपेनोन भी नहीं होगा, कीटोन के लिए होता है। प्रोपेनल आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। प्रोपेनोइक एसिड एसिड के लिए होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16 के लिए सी आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स विल अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो देखो एडिशन रिएक्शन वहां होती है जहां पर आपके पास या तो एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो। एल्कीन और एल्काइन इन दोनों के केसेस में एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि इन दोनों पर क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, और डबल बॉन्ड पर हम ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे सबस्ट्रेट को। तो अगर आप इसमें देखोगे C2H6, तो C2H6 तो जनरल फॉर्मूला किसके लिए है, आपको इसके लिए जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का। तो ये जो C2H6 है ये हमारा एल्केन है। तो एल्केन पर कहीं भी हमारा एडिशन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हटा दो और डी ऑप्शन हटा दो, और बी भी हटा दो, बी में C2H6 है। देखो C2H6 स्ट्रक्चर बना देते हैं ना, हाइड्रोजन 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 बना। C2H6 कहाँ है इसके पास, डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो पॉसिबल नहीं है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए इसमें। तो C2H6 नहीं होगा, और C2H6 को आपने 3 ऑप्शन से हटाया, आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर सी बन गया। कितना आसान है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से थोड़ा फास्ट हो जाता है, आप एग्जाम में इसको ट्राई जरूर करना। अब C3H8 में क्या है, C3H6 C2H4 CH4 में से जो C3H6 और C2H2 हैं उसमें एल्कीन एंड एल्काइन है। देखो C2H2 बनाओगे तो आपका ये बन रहा है C2H2 विच इज एल्काइन, और C3H6 बनाएंगे तो 1 2 3 C3, एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ क्या आ गया जी, एल्कीन आ गया, और ये क्या है, एल्काइन है। ठीक है, तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी। 18 नंबर क्या है, 18 को देखिएगा। अब 18 में क्या पूछा है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट regarding properties of element from left to right across the periods of periodic table, मतलब periodic table में लेफ्ट टू राइट में कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है। एलिमेंट बिकम्स लेस मेटालिक, एलिमेंट्स हमारे लेस मेटालिक हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जब आप मतलब अलोंग द पीरियड चलते हो इस तरह से, तो यहाँ हमारा ग्रुप 1 है, इस तरफ ग्रुप 18 है। तो ग्रुप 1 में क्या होते हैं कि मेटल्स ज़्यादा होते हैं, और 17 18 की तरफ क्या होते हैं, नॉन मेटल्स ज़्यादा रहते हैं, नॉन मेटल्स। तो हमारा मेटालिक करेक्टर डिक्रीज कर जाता है आपका, और नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ये भी सही है, क्योंकि देखो ग्रुप 1 के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 के पास आपके 5, ग्रुप 16 6, ग्रुप 17 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं इजिली, और मेटल्स तो लेफ्ट में हैं, और ये बोल रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा, तो गलत है, क्योंकि राइट की तरफ में नॉन मेटल्स आते हैं, और नॉन मेटल गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो 3 है, और हमें इसमें गलती बताना था, तो आपका जो आंसर है वो सी आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही है। द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, यस, ऑक्साइड यहाँ पर क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, और इस तरफ में हमारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्या आ गया, सी आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद 19, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड टेबल एन एलिमेंट ए इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1 पीरियड 3। तो ग्रुप 1 पीरियड 3 में कौन है, सोडियम है। एंड एलिमेंट बी इज प्रेजेंट इन ग्रुप 17 पीरियड 3, कौन है, क्लोरीन है आपका। तो जो ए है मतलब सोडियम है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो A2B बना रहा है क्या, नहीं है, ए बी टाइप का कंपाउंड बना रहा है। ए बी बनाने, ये इसका जो नेचर है वो ए बी जैसा हुआ, क्योंकि ए एक एक सोडियम और क्लोरीन ने आपका बॉन्ड बनाया। जैसे अगर मान लो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता, तो हम बोलते हैं उसको कि AB2 टाइप का बनाया, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्या है, ए बी। तो इसके लिए 19 के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। 20th, अब 20th में क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Atomic radius decreases on moving from left to right along a period। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जैसे अभी पीछे हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर कि ये हमारा लेफ्ट है और इस तरफ हमारा राइट है, तो एटॉमिक रेडियस कम होती है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। रीजन क्या बोला इन्होंने, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ गया। अब जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा बढ़ेगा, साइज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो साइज भी उतना ही क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया है, और जेड इफेक्टिव से इंक्रीज होने से जो न्यूक्लियस का होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा होगा, जिससे कि वो उसके साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, छोटा कर देगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और जो ये साइज में डिक्रीमेंट आया वो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ही आया। तो इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या सही है, इसके लिए हमारा 20th के लिए ए सही है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, जहां हम बाकी सब क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, एंड एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब भी पढ़ेंगे। सो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे आपसे प्रैक्टिस सेशंस में। और जो भी लर्नर्स एसएससी टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपना कंप्लीट बैच अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पर अवेल कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पर आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय।